लारेब खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर कामयाब हो गई। लारेब ने उस शख्स को धक्का दिया और भागती हुई उस कमरे में आई जहां उसके ससुर और छोटा देवर सो रहे थे। बिना कोई आवाज निकाले और शोर मचाए वो कमरे के एक कोने में बैठ गई। वो हद से ज्यादा खौफजदा थी। ये सब इतना गैर मुतवक्का था कि उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो आधी नींद से जागी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और सर चकरा रहा था। उस कमरे में कुंडी भी नहीं थी। वो शख्स जो भी था, उसने उस कमरे में आने की जुर्रत नहीं की थी। फिर सारी रात लारेब ने वहां बैठकर ही गुजारी। सुबह की पहली किरण जैसे ही नजर आई, वो मोहतात होकर बाहर आई। बाहर रोशनी फैल चुकी थी। जब रोशनी पूरी तरह से फैल गई तो अपने कमरे में आई, देखा वहां कोई नहीं है। उसको बहुत नींद आ रही थी और उसकी हालत भी गैर थी। सारी रात बैठे रहने की वजह से उसका जिस्म दर्द से दुख रहा था। वो कुंडी लगाकर अपने बेड पर दराज हो गई और सो गई। कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली। सुबह के 10 बज रहे थे। वो उठी और मुंह धोया। बाहर आई तो घर में कोई नजर नहीं आया। सामने चूल्हे पर चाय बनी हुई पड़ी थी। पता नहीं किसने बनाई। वो चाय पीने लगी। रात वाले वाकये की वजह से वो सदमे में थी। वो डर के मारे किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी। उसने सुन रखा था कि गांव में अक्सर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसका जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि हर हाल में बदनामी औरत की ही होती है। चीखना चिल्लाना भी मत, और अपने शोहर से भी जिक्र मत करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सास को बताना। गांव की औरतें बहुत तजर्बाकार होती हैं। वो मामले को हैंडल करना जानती हैं। तुम अपने शोहर को बताओगी तो खून खराबे के सिवा कुछ नहीं होगा। मर्द जज्बाती होता है और एकदम से कत्लो गारत पर उतर आता है। उसके मुकाबले में औरत सही तरीके से मामला देखती है। लारेब को अपनी माँ की नसीहत याद आई जो शादी के दिन उन्होंने उससे की थी। उस वक्त लारेब को ये नसीहत सिर्फ नसीहत लगी थी, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ ये वाकया हो जाएगा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस शख्स ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन लारेब अपनी सास से ये बात कहना नहीं चाहती थी। उसे उसकी सास पसंद नहीं थी। उसने सोचा कि वो शहर जाएगी तो अपनी माँ से ज़रूर कहेगी। उसकी माँ बेहतर मशवरा देंगी। लेकिन अब वो क्या करे। वो शख्स जो भी था दोबारा आ सकता था। वो दिल में दुआ करने लगी, अल्लाह करे आज अजीज़ आ जाएं। उसने सोचा था कि अगर अजीज़ आज रात नहीं आया तो वो अपना बिस्तर अपने ससुर और देवर के कमरे में लगाएगी। सारा दिन ना जाने किस कश्मकश में उसने गुजारा। शाम को जब अजीज़ वापस आया तो उसकी जान में जान आई। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। वो सोच सोच कर थक गई थी कि आखिर वो शख्स था कौन हो सकता है। गांव में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने उसे इतने गौर से देखा है। उसके घर तो अजीज़ की सख्त तबीयत की वजह से कोई भी नहीं आता है। आखिर कौन था इतना दीदा दलेर जिसने ये रिस्क उठाया। वो सोच सोच कर थक गई थी। शाम के इस पहर भी वो यही सोच रही थी। उसकी नज़र घर के मरकजी दरवाजे पर थी। अचानक वहां से रईस आता दिखाई दिया। लारेब उसे देख ही रही थी कि उसके जहन में एक धमाका हुआ। यही है वो शख्स, यही हो सकता है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। रईस के अलावा कोई भी इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। यही रईस ही था जो हर वक्त मुझ पर बुरी नज़र रखता था, जो बज़ाहिर शरीफ होने का ड्रामा करता है। ये शख्स शुरू से ही मेरे लिए मशकूक रहा है। मैं इसकी तबीयत साफ करती हूँ अभी। लारेब का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था रईस का सोचकर। रईस हस्बे आदत छत पर चढ़ गया। लारेब गुस्से से उसे जाता हुआ देख रही थी। रात का खाना बनाकर वो छत की जानिब बढ़ी। उसने पूरी तसल्ली की कि अजीज़ घर पर नहीं है और उसके साथ सोने के लिए चली गई है। अजीज़ के वापस घर आने से पहले उसने रईस की तबीयत साफ करनी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आई। सर्दी की वजह से उसने वही लाल रंग की शाल ओढ़ी हुई थी। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वो ऊपर आई। चांद की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। रईस चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। शायद वो सोने की तैयारी में था। उठो ज़रा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, लारेब ने सख्त आवाज़ में कहा तो रईस एकदम से उठा और हैरान होकर देखने लगा। लारेब उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? रईस ने उसका गुस्सा नोट करते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि
कि तुम निकाब पहनकर आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम आधी रात को मेरे कमरे में आकर मुझसे बदतमीजी करो। तुमने क्या सोचा कि मेरा शोहर घर पर नहीं है और तुम अपनी मनमानी करोगे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस हरकत से डर जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी? अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। कोई अपनी ही इज्जत पर कैसे हाथ डालना चाहेगा? मैं तुम्हारी कज़न की बीवी हूँ, इस हिसाब से तुम्हारी भाभी हूँ। लारेब बोले जा रही थी कि रईस ने उसकी बात आधे में काटी। एक मिनट, आपका क्या मतलब है कि अजीज की गैर मौजूदगी में कोई शख्स उस रात आपके कमरे में आया और आपसे बदतमीजी की, और आप मुझ पर इल्ज़ाम? काश आपने मुझे उस रात ही आवाज़ दे दी होती, मैं उस कमीने को उसी वक्त गोलियों से भून डालता। रईस ने यह कहकर एकदम से अपने सिरहाने से पिस्टल उठाई और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। लारेब एकदम से उसके पीछे भागी। कहाँ जा रहे हो? तुम रुको, मेरी बात सुनो। लारेब एकदम से उसके सामने खड़ी हो गई तो वो रुक गया। मैं अजीज को बताने जा रहा हूँ, अभी उस कमीने का पता लगाते हैं कि कौन है वो, किसकी इतनी जुर्रत कि मेरे घर में घुसकर आए और मेरी इज्जत पर हाथ डाले। फिर एकदम से आगे बढ़ने लगा। लारेब ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पर तुले हुए हो? अजीज को मैंने कुछ भी नहीं बताया, अपनी बदनामी के खौफ से, लारेब ने सख्ती से कहा। तो वो उसे हैरत से देखने लगा। लारेब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अजीज और मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश है। आप नहीं जानती गांव वालों को, हम ऐसे ही हथियार अपने सरहाने रखकर नहीं सोते। यहाँ हमारे कुछ दुश्मन भी हैं, रईस ने हल्की मगर सख्त आवाज में कहा। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि लारेब उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि उसकी मौजूदगी में कोई उसके घर आधी रात को कैसे आया। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरा तमाशा मत बनाओ। लारेब ने हाथ जोड़े और इन्हीं हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर रईस ने अपना गुस्सा काबू किया और पिस्टल नीचे की और कहा, मुझे बहुत दुख हुआ भाभी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसा करूँगा? लारेब ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे लगा वो तुम थे। वो अब रोना बंद कर चुकी थी। मुझे तो अजीज ने आपसे शादी करने के लिए भी कहा था, मैंने खुद ही इनकार कर दिया था। जिसको जायज़ तरीके से कबूल नहीं किया, उसको अपना जायज़ तरीके से क्यों हासिल करना चाहूँगा? रईस कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन कहना पड़ा। लारेब सोच में पड़ गई। मैंने कई बार नोट किया, तुम मेरी तरफ देखते हो, मेरी आंखों में देखते हो, बहाने बहाने से। बस मुझे लगा रात को तुम। लारेब ने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी, आप 1 मिनट बैठ जाएं यहाँ और मेरी बात तहम्मुल से सुने। उसने लारेब को बैठने को कहा तो वो थोड़ा सा चारपाई से टच होकर बैठ गई, लेकिन पूरा नहीं बैठी। रईस ने आराम से कहा, आपके डर की वजह से मैं चुप नहीं बैठ सकता। मेरा इस सिलसिले में अजीज से बात करना बेहद ज़रूरी है। आप समझ नहीं रही, ये हमारी इज्जत पर हमला है। लारेब बोली, मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया है। वो कहती हैं खून खराबा होगा अजीज़ को बताने से। खून खराबा तो होगा, आपको क्या लगता है मैं और अजीज़ उस शख्स को जिंदा छोड़ेंगे? रईस ने कहा तो लारेब डर गई। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है मेरी इज्जत का ख्याल करो। मेरा तो कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी बदनामी मेरी होगी। लोग बातें करेंगे, कहेंगे अजीज़ की बीवी का किसी के साथ चक्कर था, अजीज़ ने उस आदमी को मार दिया। हमारे मुआशरे में घूम फिर कर बात औरत पर ही आ जाती है। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी अपनी जान देने में, और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। लारेब ने सख्ती से कहा और नीचे चली आई। लारेब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अब उसने मामला और भी बिगाड़ दिया था। रईस का गुस्से से बुरा हाल था, दिल चाह रहा था सारे गांव को आग लगा दे। रईस असलम के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि रात के अंधेरे में कोई उसके घर की दीवार फलांग कर आया और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अगर लारेब धमकी ना देती तो वो चुप बैठने वाला नहीं था, लेकिन अब चुप रहना था उसे। वो जान गया था कि लारेब वाकई ऐसा कर सकती थी। लारेब नीचे कमरे में आई तो देखा अजीज उसे ढूंढ रहा था। तुम कहाँ थी? अजीज के सवाल पर वो घबरा गई। लारेब ने कहा, वो मैं छत पर गई थी आपको ढूंढने। मुझे लगा आप रईस के साथ हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। नहीं, मैं तो नाज के घर बैठा हुआ था।
अजीज ने कहा और सोने की तैयारी करने लगा। लारेब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन अजीज मोबाइल में मगन था। उसने कुछ नोट नहीं किया। लारेब ने कहा, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अजीज बोला, इस वक्त क्यों? इस वक्त क्यों नहीं? लारेब ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल करना पीपल के दरख्त पर एक चुड़ैल रहती है। अजीज ने उसको डराना चाहा। मैं नहीं डरती, वो कहकर बाहर जाने लगी। चुड़ैल भी कभी चुड़ैल से डरती है क्या? अजीज ने पीछे से आवाज़ लगाई। लारेब मजाक के मूड में नहीं थी। वो बाहर आ गई और चक्कर काटने लगी। बहुत गलत हो गया मुझसे, अब क्या करूं? अगर रईस ने अजीज या किसी और को बताया तो अम्मी कितना गुस्सा होंगी, और रईस को भी गुस्सा है। पता नहीं वो रईस था या कोई और। मुझे तो अभी भी रईस पर शक है। लारेब परेशान थी। कुछ देर बाद वो कमरे में आई तो अजीज सो चुका था। नींद तो नहीं आ रही थी, पर वो लेट गई। अगली सुबह वो जागी तो रात वाली बात याद आई। उसने छत की तरफ देखा और चाय पीने लगी। रईस नीचे आया, उसके हाथ में पिस्टल था। लारेब देखकर घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा रईस बेहद संजीदा है, चुपचाप, खामोश। ये खामोशी लारेब को किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा लग रही थी। शाम को नाज आई तो लारेब का उड़ा हुआ रंग देखकर पूछा, क्या बात है भाभी, आप परेशान हैं? उसके सवाल पर लारेब ने सारा किस्सा नाज को सुनाया। भाभी, आपको रईस भाई को नहीं बताना चाहिए था, वो बहुत सख्त हैं। वैसे भी इस मामले में सब मर्द सख्त होते हैं। वो हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गैरत पर बात आए तो खून खराबे पर उतर आते हैं। नाज बोले जा रही थी, डराओ तो नहीं, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। लारेब मज़ीद डर गई। रात को जब अजीज़ बाहर निकल गया तो रईस ने लारेब को अननोन नंबर से मोबाइल पर पैगाम भेजा, आप ऊपर आएँ, मुझे कुछ पूछना है। लारेब समझ गई कि कौन है। फंस गई मैं, इसको बताकर। वो गुस्से से उठी और सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पता नहीं कहाँ से लिया इसने मेरा नंबर। वो ऊपर आई तो देखा रईस नीचे झांक रहा था। उसको देखकर उसकी जानिब बढ़ा। क्यों बुलाया है मुझे? लारेब ने सख्ती से कहा। रईस ने उसको बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे बस इतना बता दें कि उसका हुलिया कैसा था और उसने क्या कहा आपसे? रईस ने आराम से पूछा। लारेब ने कहा, अगर मैं ये सब ना बताऊं तो? अगर आपने नहीं बताया तो मुझे मजबूरन अजीज़ को बताना पड़ेगा, और आपकी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, रईस ने कहा। लारेब थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने उसको नहीं देखा, अंधेरा था और उसने कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था और कहा कि मैं तुम पर आशिक हूँ। लारेब ने बात अधूरी छोड़ दी। रईस ने गुस्से से मुट्ठी भींची। आपको किसी पर शक है क्या? लारेब ने मुंह फेर कर कहा, हाँ, तुम पर। आपका शक मैं बाद में दूर कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने उससे निपटना है जो मेरे घर घुस आया रात की तारीकी में। अब आप जा सकती हैं, रईस ने कहा। तो वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। नीचे आई तो खिलाफ तवक्का अजीज जल्दी वापस आ गया था। कहाँ गुम थी? अजीज ने पूछा तो लारेब उलझ गई। अब ये मत कहना कि छत पर और मुझे ढूंढने गई थी। आज अजीज का लहजा बदला हुआ था। लारेब खौफजदा हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सोच ही रही थी कि अजीज ने उसका मोबाइल छीन लिया। लारेब चौंक गई। मैसेज चेक किए तो वो रईस का पैगाम और नंबर पहचान गया। रईस ने बुलाया था क्या? लारेब अब झूठ नहीं बोल सकी। असबात में सर हिला दिया। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है, अजीज ने मोबाइल उसके हवाले करते हुए कहा। लारेब अपनी सफाई देने लगी। मुझे रईस ने इसलिए बुलाया था कि मैं अब्बू से बात करूं उसकी जॉब के बारे में। अजीज बोला, मैंने तुमसे पूछा है कि रईस ने तुम्हें क्यों बुलाया था? नहीं, मुझे लगा आप गलत ना समझें। आपको मुझ पर भरोसा है ना? लारेब ने पूछा। मुझे रईस पर भरोसा है, अजीज ने कहा और आंखें बंद की। लारेब सुनकर हैरान हो गई। आखिर क्या है ऐसा रईस में? और फिर से सोच में पड़ गई। लारेब को अजीज का जवाब बहुत अजीब लगा था। अजीज ने इतना कहा कि उसे रईस पर भरोसा है, ये नहीं कहा कि लारेब मुझे तुम पर भी भरोसा है। लारेब के अंदर कुछ टूट गया था। अजीज के इस जवाब ने लारेब को बहुत परेशान कर दिया था। उसका दिल किया कि वो उससे पूछे, लेकिन इस खौफ से नहीं पूछ पा रही थी कि कहीं फिर से कोई दिल आज़ारी वाला जवाब सुनने को ना मिले। वो सुबह उठी तो उसका जहन बहुत बोझल था।
روز اس کی پریشانی میں کوئی نہ کوئی اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے گاؤں میں رہنے کی پریشانی، پھر اولاد کی چھن جانے کی پریشانی، پھر اس شخص کے آدھی رات کو آنے کی پریشانی، رئیس کی طرف سے باتیں سننا پڑ رہی تھیں، اس کی پریشانی، اور اب عزیز کے اس جواب کی پریشانی۔ سارا دن سوچنے کے بعد شام کو جب عزیز گھر آیا تو لاریب نے پوچھ لیا، آپ نے کہا کہ آپ کو رئیس پر بھروسہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو مجھ پر بھی بھروسہ ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے یہ جواب سن کر بہت دکھ ہوا۔ کیا میں بھروسے کے قابل نہیں؟ تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو لیبو؟ میں نے ایسے ہی ایک بات کہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر اور کیا مطلب تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ تو ہے نا، اور آپ نے جواب دیا کہ مجھے رئیس پر بھروسہ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میں اتنے مہینوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، پھر بھی آپ مجھے پہچان نہیں پائے، لاریب نے دکھ سے کہا۔ لیبو، میں پچھلے 26 سال سے رئیس کے ساتھ رہ رہا ہوں، ہم دونوں کی عمروں میں چند ماہ کا ہی فرق ہے، ہم دونوں گھر میں بھی ساتھ رہے، اسکول میں بھی ساتھ تھے، ہاسٹل میں بھی ساتھ رہے۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جب تم اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہو، اس کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتی ہو، اس سے کھل کر بات نہیں کرتی ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے رئیس کا دکھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ جب تمہاری بیوی آئے گی تو میں اسے خوب تنگ کروں گا۔ یقین کرو اسے اپنی بھابھی کے آنے کا اتنا انتظار تھا۔ دیور بھابھی کا ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے، رئیس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں ہی اس کا بھائی ہوں، اور اس نے مجھ ہی سے ہر امید لگائی ہوئی تھی، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ اجنبیوں والا رویہ رکھا تو وہ ہم سب سے دور ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی ہو۔ لیبو، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، یوں سمجھو وہ میرا کزن نہیں، میرا بھائی ہے۔ تم نے کہا کہ رئیس نے تم کو کسی کام سے بلایا اور پھر تم صفائی دینے لگ گئی۔ میری بات کا مطلب صرف یہی تھا کہ اگر رئیس نے تمہیں کسی کام سے بلایا ہے تو کوئی ضروری کام ہی ہوگا۔ مجھے رئیس پر بھروسہ ہے کہ وہ تمہیں کسی غلط ارادے سے نہیں بلائے گا، بس یہی مطلب تھا میرا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ جواب میں عزیز نے لمبی تقریر کر دی۔ لاریب کچھ بول ہی نہیں پائی۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید میں ہی غلط ہوں اور رئیس کو غلط سمجھ رہی تھی، اس نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں تھا۔ عزیز کام پر چلا گیا۔ شام کو لاریب سالن بنا رہی تھی، سردی کی وجہ سے سب اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ لاریب کے ساتھ نوری بیٹھی ہوئی تھی جو کہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ ایسے میں رئیس چھت سے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں لحاف تھا، غالباً وہ آج نیچے سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر سونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں چارپائی ڈالی اور بستر بچھایا۔ شکر ہے یہ نیچے آ گیا، کم از کم اب مجھے باتیں تو نہیں سننی پڑیں گی اس کی وجہ سے۔ لاریب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھا، اسے صاف کرنے کے لیے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رائفل دیکھ کر لاریب کے پیروں سے جان نکل گئی۔ پیچھے سے عزیز بھی آ گیا۔ نیا لیا ہے کیا؟ کب لیا؟ عزیز نے آتے ہی سوال کیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں کل ہی لایا ہوں، رئیس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے کا لیا ہے؟ عزیز نے اس کے ہاتھ سے رائفل لیتے ہوئے پوچھا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ رئیس نے قیمت بتائی۔ کیسے خیال آیا اچانک لینے کا؟ پسٹل تو ہے نا تمہارے پاس؟ عزیز نے پوچھا۔ بس ایک کتے کو مارنا ہے، رئیس کے جواب پر لاریب کا سر چکرانے لگا، لیکن عزیز مذاق سمجھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ لاریب کا گلا خشک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب عزیز حسب عادت باہر چلا گیا تو وہ رئیس کے کمرے میں آئی، سرخ شال اوڑے۔ میں نے تم کو بتا کر غلطی کر دی، تم جب تک عزیز کو نہیں بتاؤ گے چین سے نہیں بیٹھو گے، کیوں مجھے رسوا کرنے پر تلے ہو؟ لاریب نے اندر آ کر ایک ہی سانس میں کہا، آواز نیچی تھی لیکن لہجہ سخت۔ رئیس جو موبائل میں نیٹ کھول کر بیٹھا تھا، اس کے اچانک آنے پر چونک گیا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہوں؟ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو لاریب نے آنکھیں دوسری طرف پھیر دی۔ اتنے دن سے اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو ہاتھ لگایا، آپ سے غلط بات کہی۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کی زبان اور ہاتھ کاٹ دوں، صرف اس لیے کہ اس نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو رسوا کروں گا؟ رئیس نے دکھی دل سے کہا۔ لاریب نے لمبی سانس لے کر کہا،
तो तुम अजीज से क्यों कह रहे थे कि एक कुत्ते को मारना है? रईस ने फौरी जवाब दिया, हम दोनों की आदत है, आपस में इस तरह का मजाक करते हैं। रईस नहीं देखना चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बार बार लारेब की झुकी हुई पलकों की तरफ जा रही थीं, वही आईलाइनर की लंबी सी लकीर। वैसे मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये बात अजीज को बता दें। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसकी जहनीत समझता हूँ। अगर ये बात उसे किसी और से मालूम हुई तो आप सोच नहीं सकती कि उसका क्या रद्द अमल होगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि अजीज वैसा नहीं है जैसा बाहर से नज़र आता है। वो ना तो इतना सादा है जितना लगता है, और ना ही इतना बेखबर है जितना आप समझ रही हैं। अगर आप उसे खुद एतमाद में लेकर बात बताएंगी तो वो गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन कल को अगर ये बात खुल गई तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। रईस ने समझाना चाहा। रईस, ये बात सिर्फ तुम ही उसे बता सकते हो। अगर तुम चुप रहे तो ये बात कभी भी उसे पता नहीं लगेगी, और मैं अजीज को नहीं बताऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं वैसे ही उससे डरती हूँ जिस तरह हर औरत अपने शोहर से डरती है, खासकर इस तरह की बातों में। मैं नहीं चाहती कि मेरे शोहर के हाथों किसी का कत्ल हो जाए और वो जेल चला जाए, और उसके बाद मेरी जिंदगी क्या रह जाएगी, तुम खुद सोचो। लारेब ने जवाब देते हुए कहा, और अगर आपने उसको नहीं बताया और किसी और से पता चला तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो आपको ही मार देगा। रईस ने इस बार सख्ती से कहा, वो मेरा शोहर है और मुझे कभी नहीं मारेगा, मैं उसे जानती हूँ। लारेब ने उसे सख्ती और पूरे एतमाद से जवाब दिया, वो मेरा दोस्त है और मुझसे बढ़कर कोई भी उसे नहीं समझ सकता है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, उसे आज रात ही एतमाद में लें और बता दें अपने तरीके से। और जहाँ तक बात निकलने की बात है तो मैं तो मरते दम तक नहीं निकालूंगा, लेकिन ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। वो शख्स दोबारा भी ये हिम्मत कर सकता है, और हर किसी का कोई ना कोई राजदार ज़रूर होता है। ज़रूर उस शख्स का भी कोई राजदार ज़रूर होगा। इसी तरह से बातें बाहर निकल जाती हैं और पता भी नहीं चलता। रईस ने नरमी से कहा, उस दिन मेरे मोबाइल पर तुम्हारा मैसेज अजीज़ ने देख लिया था। जब मैंने सफाई देनी चाही तो उसने कहा कि मुझे रईस पर भरोसा है। लारेब के बात पर रईस के होंठों पर तमस्खुराना मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि मुझे रईस पर भरोसा है, मगर ये नहीं कहा कि उसे आप पर भी भरोसा है। अब तक आपको बात समझ नहीं आई, रईस ने कहा। तो लारेब एक बार फिर सोच में पड़ गई। अगले दिन कहा था कि तुम पर भी भरोसा है, लारेब ने बताया। अगले दिन? जब आपने खुद पूछा होगा दोबारा, ऐसा ही है ना? रईस ने कहा, हाँ ऐसा ही है, लारेब ने इस बार धीमी आवाज में कहा था। लारेब, क्या आप नहीं चाहती कि वो शख्स पकड़ा जाए और उसे सजा मिले? रईस ने पूछा। तो लारेब सोच में पड़ गई। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत है। जाहिर सी बात है, जब कोई हम पर सिर्फ बुरी नज़र डालता है तो हमारा खून खौल जाता है। उसने सिर्फ बुरी नज़र ही नहीं डाली, बल्कि आधी रात को मेरे कमरे तक आया, मुझसे बदतमीजी की, मुझसे बेहुदा बातें कहीं। मैं चाहती हूँ उसको सज़ा मिले, लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहती, और ना ही तो बदनामी। अब लारेब का लहजा थोड़ा नरम हो गया था। आपने ये क्यों सोचा कि वो शख्स मैं हूँ? रईस को याद आया। लारेब थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, तुम मेरी आंखों को जो घूरते रहते हो, और मेरी शादी से लेकर अब तक कोई शख्स भी गांव में ऐसा नहीं है जिसने मुझे इस तरह से देखा हो। उस रात उसने ये भी कहा था कि जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से बात करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। और रईस, तुम्हारे सिवा कोई भी शख्स मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जिसने मुझे आंख भर कर देखा हो, लारेब ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। लारेब की बात पर रईस ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेहतर होगा कि आप अपने कमरे में चली जाएं, अजीज आने वाला होगा। और इस बात की टेंशन छोड़ दें कि मैं आपको रुस्वा करना चाहता हूँ। इस बारे में ज़्यादा मत सोचें। अगर आप चाहती हैं कि मैं चुप रहूं और कुछ ना करूं तो ठीक है, मैं आपकी वजह से खून का ये घूंट भी पीने को तैयार हूं, वरना मैं ऐसे शख्स को कभी नहीं छोड़ता जो मेरे घर की दीवार फलांग कर आए और मेरे घर की किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाले। रईस ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय बात गोल कर दी। लारेब के जाने के बाद वो फिर से चारपाई पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अगले रोज रईस अचानक से शहर रवाना हो गया। शायद उसकी जॉब लग गई थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए।
اب لاریب روز کسی نہ کسی بہانے سے رئیس کو میسج کرتی تھی۔ رئیس اس کے میسج دیکھ کر کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مایوس ہو کر وہ خود ہی اس کو میسج کرنا چھوڑ دے گی، مگر آگے سے مسلسل ڈیٹ پن کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ مجھے روبرو ان سے بات کرنی ہو گئی۔ رئیس نے ارادہ کیا اور سوچا وہ ویکنڈ پر گاؤں جائے گا۔ ادھر لاریب پتہ نہیں رئیس سے بات کرنے کے لیے کیوں بے چین ہو رہی تھی۔ جمعے کی شام کو وہ جلدی آفس کا کام نپٹا کر گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ سارے سفر میں وہ باتیں سوچتا رہا جو اسے لاریب سے کرنی تھیں۔ وہ تقریباً رات دیر سے گاؤں پہنچا اور آتے ہی سو گیا۔ صبح لاریب نے جب اسے دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی۔ اسے لگا کہ اب رئیس گاؤں نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا تھا۔ ناول دلہن کی پہلی غلطی ابھی جاری ہے۔ کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی جائے گی۔